आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आयुर्वेद का इतिहास क्या है, कैसे हुआ आयुर्वेद का जन्म और किन मुनियों ने लिखा आयुर्वेद के इस महान ग्रंथ को, कैसे ये दिन प्रतिदिन बढ़ता गया आयुर्वेद और मुनियों ने इस आयुर्वेद को अपने ही हाथों से अपने ही कलम से ग्रंथों में डाला और आज हमें उसकी जानकारी दी है। उन्हीं के माध्यम से आज हम ये सब पढ़ लिखते हैं और बताते हैं कि आयुर्वेद कैसा है और कैसे इसका जन्म हुआ। आज हम इस वीडियो में यही जानकारी जानेंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो में रह चुकी कोई कमी को हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम उस कमी को सुधार सकें। जितना इंसान का जीना ज़रूरी है उतना ही महत्वपूर्ण है इंसान के लिए चिकित्सा। चिकित्सा विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के लिए जीने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये ना हो तो इंसान भी ना हो। हम देख सकते हैं कि आए दिन लोग बीमार होते हैं, लेकिन चिकित्सा प्रणाली या मॉडर्न चिकित्सा से वो सही भी हो जाते हैं। इसी तरह हमारा एक बहुत ही पुराना इतिहास है जिसे हम आयुर्वेदा के नाम से जानते हैं। आयुर्वेदा कब विकसित हुआ, कैसे आयुर्वेद का विकास हुआ और किसने विकास किया, आज हम इस बारे में तो वीडियो में जानेंगे। लेकिन क्या पता है आयुर्वेद का विकास इंसानों ने ही किया और ये इंसानों पे ही ख़त्म हो जाएगा। एक दिन इंसान ही इसका अंत कर देंगे और इंसानों ने ही इसकी शुरुआत की, जिसकी वजह से आज इंसान जिंदा है। वही इंसान इस आयुर्वेदा को एक दिन ख़त्म भी कर देंगे और ये इंसानों के साथ ही विलुप्त हो जाएगा। वेदों में आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अथर्ववेद में कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद की बहुत सी जानकारी अथर्ववेद में दी हुई है। अथर्ववेद पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है। आपको पता है संस्कृत भी उतनी ही पुरानी है जितने पुराने आयुर्वेदा है। आयुर्वेद के हिसाब से ही संस्कृत लिखी गई है और संस्कृत में ही आयुर्वेद की गणना की गई है। अगर आपने हमारी संस्कृत वाला वीडियो नहीं देखा, हमने उस वीडियो में बताया है कि कैसे संस्कृत का उदय या कैसे संस्कृत का अब पतन होता जा रहा है, कैसे लोग संस्कृत को छोड़ते जा रहे हैं, पढ़ने से डर रहे हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने हिसाब से अपनी टिप्पणी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आयुर्वेद को लिखा किसने, लेकिन इस पे भी दो वोट हैं। मैं उन दोनों के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कैसे लोग दो तरफा हैं कि किसने लिखा और किसने विकसित किया। लेकिन मैं बता दूं कि आयुर्वेद को एक ही ऋषि मुनि ने नहीं लिखा है। ये जिस प्रकार से हमारी मॉडर्न चिकित्सा प्रणाली है उसी प्रकार से ये आयुर्वेद था। हम देखते हैं कि जैसे जैसे नए रोग आते हैं उन नए रोगों का इलाज के लिए नई नई रिसर्च की जाती है और उन रिसर्च की पूरी एक सारणी बना के उन्हें लिख दिया जाता है और ताकि आने वाली जनरेशन को उसके बारे में पता चल सके। उसी प्रकार आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा की जानकारी एक मुनि ने नहीं लिखी। जैसे जैसे रोग आते गए, जैसे जैसे उनका इलाज चलता गया, वो लिखते गए और इसकी जानकारी आगे से आगे बढ़ती गई और आज हमें उसकी पूर्ण जानकारी है। अभी भी आयुर्वेदा पर रिसर्च चल रही है और अभी भी किताबें लिखी जा रही हैं। शायद आने वाले 100 साल में जो आज किताब लिख रहा है उसका नाम भी होगा। जो आज हम बात कर रहे हैं उस बात की जानकारी आने वाले 100 साल में कोई और भी देगा। तो हम कह नहीं सकते कि एक ही ऋषि ने आयुर्वेद को लिखा है। आयुर्वेद का विकास होता गया, जैसे इंसानों का विकास होता गया वैसे आयुर्वेद का विकास होता गया। जैसे मॉडर्न साइंस का विकास होता गया वैसे ही आयुर्वेद का विकास होता गया और हम आयुर्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे। आप ये सोचते होंगे कि आयुर्वेद शब्द कहाँ से आया, तो आयुर्वेद शब्द को संस्कृत से बनाया गया है। अगर हम देखें तो आयुर्वेद का अगर संधि विच्छेद करें तो पहला आता है आयुर और दूसरा आता है वेद। आयुर का मतलब होता है विज्ञान, जिसे हम चिकित्सा विज्ञान भी बोल सकते हैं, और वेद का मतलब होता है ज्ञान और विज्ञान दोनों का एक मिश्रण। ये दोनों मिला के ही आयुर्वेद बना और आयुर्वेद को हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली जिससे इंसानों को कोई भी बड़े से बड़े रोग से ठीक किया जा सकता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। आयुर्वेद के बारे में अथर्ववेद में लगभग 114 श्लोक लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद का पूरा इतिहास अथर्ववेद में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अथर्ववेद में ही आयुर्वेद का इतिहास लिखा हुआ है। आयुर्वेद के बारे में जानकारी अथर्ववेद में ही नहीं लगभग सारे वेदों में दी गई है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी अथर्ववेद में ही दी गई है। अथर्ववेद में आयुर्वेद के 114 श्लोक लिखे गए हैं। उनमें आयुर्वेद का इलाज और उनका जिक्र किया गया है कि कैसे बीमारियां फैलती हैं और कैसे उनका इलाज किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण श्लोक सिर्फ अथर्ववेद में ही हैं। और अथर्ववेद एक बहुत पुराना वेद है, ये लगभग 3000 साल पुराना है। वेद में बहुत सी बीमारियों की जानकारी का जिक्र है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आती हैं पेट दर्द, खांसी, बुखार और त्वचा से संबंधित रोग। इस वेद में इन बीमारियों के बारे में लिखा ही नहीं गया है, बल्कि इनका इलाज कैसे कर सकते हैं यह भी लिखा गया है। तो यही बीमारियां सबसे महत्वपूर्ण हैं इंसान के लिए। ये बीमारियां बहुत ही जल्दी संक्रमित होती हैं, इसीलिए इस वेद के अंदर जानकारी ज़्यादा दी गई है और इसी वेद को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में 67 औषधियों के बारे में जानकारी दी गई है कि ये किस प्रकार काम में ली जा सकती हैं और कैसे इनसे बीमारियां ठीक कर सकते हैं, कौन सी बीमारियां इनके द्वारा ठीक होती हैं। ये जानकारी पूरी की पूरी ऋग्वेद में दी हुई है। इसके साथ ही यजुर्वेद में 82 औषधियों का भी जिक्र दिया गया है, लेकिन सामवेद में सिर्फ मंत्रों का जिक्र है और उन मंत्रों से भी इलाज हो सकता है। इससे हम देख सकते हैं कि वेदों के साथ साथ ही आयुर्वेद चलता आ रहा है और वेदों का इतिहास हजारों साल पुराना है। वेदों में लिखी हुई जानकारी से हम देख सकते हैं कि वेदों में आयुर्वेद का उल्लेख है और आयुर्वेद एक पुराने इलाज की पद्धति है जो कि हजारों सालों से चलती आ रही है। और ऐसा भी माना जाता है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति वेदों से भी 2000 वर्ष पहले हुई है। वेदों से 2000 साल पहले था और वेद 3000 साल पहले लिखे गए थे। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि 5000 साल पुराना इतिहास है आयुर्वेद का। वेदों में लिखा हुआ आयुर्वेद के इतिहास को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है धन्वंतरी संप्रदाय। धन्वंतरी संप्रदाय की जानकारी चरक संहिता में लिखी होती है और हमें उसी में मिलती है, जिसमें अनेकों अलग अलग बीमारियों के बारे में विस्तार में लिखा गया है। यह ग्रंथ चरक ने लिखा था। चरक एक बहुत ही बड़े महर्षि थे और उनको वेदों की और आयुर्वेद की बहुत ज़्यादा जानकारी थी। शान राज्य के राजवेद थे। दूसरा आता है आंतरे संप्रदाय, जिसका वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। इसको सुश्रुत नाम के एक ऋषि ने लिखा था। इसमें हमें जानकारी मिलती है 100 से अधिक अलग अलग सर्जरियों और 650 से ज़्यादा अधिक दवाइयों। इसमें हमें पता चलता है कि सर्जरियों का इतिहास सुश्रुत संहिता में ही लिखा गया है। सुश्रुत ऋषि द्वारा ही इसका वर्णन किया गया है। सुश्रुत एक बहुत ही महान कवि, ऋषि और आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। साथ ही साथ उन्हें शल्य चिकित्सा का भी जनक माना जाता है। शल्य चिकित्सा में हम सर्जरियों को सम्मिलित करते हैं और मानते हैं कि महर्षि सुश्रुत ने ही आज से 2500 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी। हाँ, आपने सही सुना, 2500 साल पहले ही सर्जरी हो चुकी थी। आप ये मानते हैं कि मॉडर्न चिकित्सा में ही सर्जरी होती है, लेकिन सर्जरी का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसकी शुरुआत महर्षि सुश्रुत ने की थी, लेकिन हम मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी आयुर्वेद का निर्माण किया है और वही आयुर्वेद के जनक हैं। उन्होंने हजारों साल पहले आयुर्वेद को 8 भागों में बांटा और उनमें चिकित्सा की पूरी जानकारी दी। उनमें लिखा हुआ है कि आयुर्वेद की जो प्रणाली है उसको हम चिकित्सा के रूप में कैसे अपना सकते हैं, हम कैसे पूरी की पूरी आयुर्वेद को एक इंसान को सही करने में अपना सकते हैं। इसको पूरा 8 भागों में बांटा गया है। पहला आता है शल्य तंत्र, जिसे हम आज की मॉडर्न भाषा में सर्जरी कहते हैं, और दूसरे स्थान पर आता है शाल्क्य तंत्र। इसमें हम मुंह, नाक और कान की जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज करते हैं और उन्हीं के इलाज से संबंधित शाल्क्य तंत्र में लिखा हुआ है। और तीसरा आता है काय चिकित्सा, जिसे हम जनरल मेडिसिन भी कहते हैं। इसमें बुखार, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों के निवारण के बारे में लिखा हुआ है। इसी क्रम में चौथा आता है भूत विज्ञान तंत्र, जिसमें ग्रहों से संबंधित तंत्र मंत्रों की जानकारी लिखी हुई है, जिसे हम आज भूत प्रेत भगाना या फिर और किसी तंत्र मंत्र विद्या में यूज करते हैं और उसका इस्तेमाल हम आज भी कर रहे हैं। 5वें नंबर पर आता है कुमार धारतिया। इसमें स्त्री रोग व बच्चों से संबंधित रोगों का निवारण का इलाज दिया हुआ है। और इसी क्रम में छठा आता है आंतक तंत्र, जिसमें जानकारी दी हुई है कि किसी इंसान में अगर जहर की मात्रा हो जाए या फिर किसी इंसान में जहर फैल जाए तो उसका इलाज कैसे कर सकते हैं और कैसे उसकी जान बचा सकते हैं। इसी क्रम में 7वां आता है रसायन तंत्र, जिसके अंदर बुढ़ापे में बल और दीर्घायु की जानकारी दी हुई है, कैसे हम बुढ़ापे में भी जवान रह सकते हैं और कैसे हम लंबी उम्र के साथ जी सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी रसायन तंत्र के ग्रंथ में लिखी हुई है। और इसी क्रम में आखिरी यानी 8वें नंबर पर आता है वाजीकरण, जिसमें जानकारी दी हुई है कि हम शरीर में होने वाले गुप्त रोगों का इलाज कैसे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आयुर्वेद का इतिहास बहुत सालों पुराना है और अलग अलग तथ्यों के आधार पर इसको बनाया गया है कि किन के द्वारा इनको बनाया गया, कैसे विकसित हुए,
अगर मैं अपने ओपिनियन दूं या फिर मैं अपनी बात बोलूं तो आयुर्वेद का इतिहास जैसे जैसे रोग आते गए वैसे वैसे होता गया। आयुर्वेद को किसी एक इंसान ने पूर्ण रूप से नहीं लिखा है। अगर कोई एक इंसान पूर्ण रूप से लिखता तो आज हम बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेद में आगे होते। जैसे जैसे रोग आते गए वैसे वैसे उनका इलाज होता गया और उनकी जानकारी लिख दी गई और उन्हीं को हम आज पढ़ते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी जानकारी? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।